पढ़ाएंगे तो भाई डिलीट ही करेंगे ना। ओहो, ये अच्छा इसमें है क्या? अरे ग्राउंड आ रहा है। इसके साथ राउंड आ रहा है। हाँ, अरे इसके साथ राउंड आ रहा है ना, ये लिखते समय राउंड आ रहा है, राउंड राउंड। ये देखो, ये राउंड आ रहा है ना, ये, हाँ ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड आ रहा है ना। अच्छा ये है, ये राउंड वाला आ रहा है ना। वो तो लिखने में ठीक है, बट ये राउंड साथ में आ रहा है। ये तो आता है, ये आता है। अच्छा चलो फिर तो ठीक, मैं समझ आता है, लेकिन पहले नहीं आता था यार। आता है, अच्छा फिर चलिए, फिर तो ठीक है, कोई बात। द सक्सेस एंड फेल्योर द सक्सेस एंड फेल्योर are the part of life. Never lose the hope. Never lose the hope. After darkness of night, after darkness of light, morning comes with bright success and failure are the parts of the life. Never lose the hope. Success and failure are the part of life. Never lose the hope. आ जाइए प्लीज, आ जाइए। Never lose the hope. After darkness of night, morning comes with bright light. तो सफलता और असफलता जिंदगी का एक अंग है, या जीवन का एक अंग है। सफलता और असफलता जीवन का एक अंग है। आशा को हमेशा बनाए रखें, आशा को हमेशा बनाए रखें, आशा को हमेशा बनाए रखें। रात के अंधेरे के बाद, रात के अंधेरे के बाद चमकीले प्रकाश के साथ सुबह आती है। रात के अंधेरे के बाद चमकीले प्रकाश के साथ सुबह आती है। तो अप एंड डाउन्स, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। तो ये हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस, सुख शांति धन वैभव सब जीवन में आता जाता रहता है। तो इसलिए अगर कठिन समय आया है या कोई विपत्ति आई है तो अच्छा भी आएगा। इसलिए उस समय आप शांति बनाए रखें, बट धैर्य रखें, होप और साहस। आप एक बार किसी परीक्षा में असफल हो गए तो इसका मतलब नहीं कि आप परीक्षा ही छोड़ दो कि अब अगली बार तो, लेकिन उसको एनालाइज करिए कि कहाँ कमी रह गई। कुछ कमियां तो जरूर रह गई कि मैं नहीं सफल हुआ, तो कहाँ कमी रह गई कोशिश करिए। परीक्षा में असफल हो गए तो लोग कहते हैं कि ये कारण था, नकल हो गई, उसको हेल्प कर दिया, मुझे हेल्प नहीं मिला। तो ये सब तो ठीक है, होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आज के परिवेश में नहीं हो रहा है, बट आप अपनी एनर्जी उधर मत वेस्ट करिए। अपनी एनर्जी अपने ताकत को बढ़ाने में लगाइए, तो सफलता तो अवश्य एक दिन मिलेगी, चाहे जिस फील्ड में आप जाएं।
जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप सफल अवश्य होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। आज हम यूनिट 9 शुरू करेंगे। यूनिट 9 में है हैंडलिंग स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस। पहला पॉइंट ये आपका है, तो ग्रीवेंसेस में, हैंडलिंग स्टूडेंट ग्रीवेंसेस में डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, डूज एंड डोंट डूज। तो हैंडलिंग ग्रीवेंसेस में ये हम डिस्कस करेंगे, यानी विद्यार्थियों की शिकायत। अच्छा, हैंडलिंग स्टूडेंट ग्रीवेंसेस, डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, डूज एंड डोंट डूज। विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान, विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान। तो इसमें परिभाषा, उद्देश्य और समाधान की प्रक्रिया। परिभाषा, उद्देश्य, समाधान की प्रक्रिया। परिभाषा, उद्देश्य, समाधान की प्रक्रिया और क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी जो भी उसको सॉल्व करेगा उसके लिए है। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये होता है। ठीक, हाँ, तथा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तथा क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा है SWOT, SWOT, SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस, इसमें इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूट, based on SWOT, skill developed by trainer, as per SWOT। तो SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, SWOT ही लिख लें, हिंदी में भी इसको SWOT ही लिख लें। SWOT विवेचना, वो हम जब आएंगे तब उस समय डिस्कस करेंगे। SWOT विवेचना, इसका महत्व और विशेषताएं। SWOT विवेचना, इसका महत्व और विशेषताएं। इसका महत्व और विशेषताएं, फुल स्टॉप कर दीजिए। SWOT के आधार पर किसी संस्थान की विवेचना, SWOT के आधार पर किसी संस्थान की विवेचना, फुल स्टॉप कर दें इसके बाद। और अनुदेशक SWOT के अनुसार
दक्षता, अनुदेशक स्वाट के अनुसार दक्षता का विकास कैसे करें। अनुदेशक स्वाट के अनुसार अनुदेशक स्वाट के अनुसार दक्षता का विकास कैसे करें। ठीक है। और तीसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग को विपणन कहते हैं। मार्केटिंग यानी इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजी 7P, टूल्स ऑफ मार्केटिंग, and LMIS, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हम डिस्कस करेंगे साथ में। और इसमें चौथा पॉइंट है मॉरल बूस्टिंग। मॉरल बूस्टिंग, काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग भी इसी में आता है, बट वो तो हम समय। तो ये मॉरल बूस्टिंग ये हम बता ही रहे हैं समय समय से, इस पर अलग से कोई क्लास या अलग से कोई टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग यानी विपणन, विपणन का महत्व और नीतियां। स्ट्रेटजी यानी नीतियां, विपणन का महत्व और नीतियां, फुल स्टॉप कर दीजिए। विपणन के उपकरण और 7P जस्ट केवल ये है प्रोडक्ट, प्रोसेस, पोजीशन, पर्सन्स, प्लेस। ये 7P इसको कहते हैं कि क्या असर करते हैं मार्केटिंग पे, वो 7P है। तो 7P यानी विपणन के उपकरण और 7P। और इसमें श्रम विपणन सूचना, हाँ फुल स्टॉप के बाद उसी में श्रम विपणन सूचना तंत्र, का विवरण है। यानी ये हमारे मिनिस्ट्री में जो बना है ऑनलाइन LMIS, श्रम विपणन सूचना तंत्र का विवरण। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और एक अभी क्या मतलब 2013 से चल रहा है। LMIS 2013 में बना था, लेकिन अब 2020 के बाद थोड़ा इफेक्टिव हुआ है, जगह जगह से इंफॉर्मेशन आने लगी है, तो अब थोड़ा इफेक्टिव हुआ है। और NSDC के अंडर में अभी इसको दे दिया है LMIS को, तो टोटल NSDC इसको देखता है। मॉरल बूस्टिंग यानी नैतिकता का उन्नयन या नैतिकता का विकास। नैतिकता का उन्नयन यानी विकास किस तरह से आप बढ़ाएंगे। तो नैतिकता तो हम डिस्कस करते हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आते हैं वहाँ हम डिस्कस करते ही रहते हैं। तो इसमें कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ बताने के लिए है। बट चलिए, जब समय समय जहाँ जहाँ आता है हम मॉरलिटी और नैतिकता पर तो बातें करते रहते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा हैंडलिंग। तो विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान। तो डेली आपके यहाँ मीटिंग होती है मेस के लिए तो समस्याओं का समाधान। हाँ कोई बात नहीं, प्लीज
हाँ वो बंद कर दो, सॉरी, हाँ हाँ, और ये मैं भूल गया बताना आपको। हाँ ठीक। तो विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा ये आपको पता ही है, हाँ बस थोड़ा हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इसमें आप इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है? डिफिनेशन, द डिसकंटेंट or dissatisfaction of trainees or employees against the institute or organization is grievance. Discontent or dissatisfaction of trainees or employees against the institute or organization is discontent. Sorry, is grievances. Yeah, is grievance. Is grievance. तो हो गया। विद्यार्थी या कर्मचारी का अपने संस्थान या संगठन, विद्यार्थी या कर्मचारी का अपने संस्थान या संगठन के प्रति असंतोष या असंतुष्टि, असंतोष या असहमति, असंतोष और असंतुष्टि तो एक ही हो गया, असंतोष या असहमति, डिसकंटेंट यानी असहमति और डिससेटिस्फैक्शन, असहमति और असंतोष शिकायत कहलाता है। असहमति और असंतोष शिकायत कहलाता है, ठीक है। इसी में एक और डिफिनेशन आप इसी का पार्ट दूसरे तरह से भी इसे हम कह सकते हैं, when any trainee or employee undergoing training in institute or working in any organization feel, believe or think that something unjust, unfair or inequitable has meted against him
has meted against him, then it is known as grievance. When any trainee or employee, PLOYEE, sorry. When any trainee or employee undergoing training in institute, क्या बात है, हट जाता है, or working in any organization, क्या भाई के हट जा रहा है, organization, feel, believe or think that something unjust, unfair or inequitable has meted against him, then it is known as grievance. Has meted against him, has meted against him. हाँ तो अच्छा मीट, तो ये मीट नहीं, मीटेड है, ये मीटेड अगेंस्ट हिम, हैज मीटेड अगेंस्ट हिम, कोई बात नहीं, मीटेड ही है या मीट है वो देख लेना, हैज मीटेड अगेंस्ट हिम, देन इट इज नोन एज ग्रीवेंस. तो जब कोई विद्यार्थी किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, जब कोई विद्यार्थी किसी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, या कर्मचारी किसी संगठन में कार्य कर रहा हो, या कर्मचारी किसी संगठन में कार्य कर रहा हो, और ऐसा सोचता, विश्वास करता या अनुभव करता है कि उसके प्रति कुछ अनुचित और न्याय संगत नहीं, उसके प्रति कुछ अनुचित और अन्यायपूर्ण, उसके प्रति कुछ अनुचित अन्यायपूर्ण, न्याय संगत नहीं, उसके प्रति कुछ अनुचित अन्यायपूर्ण या अधार्मिक, इनइक्विटेबल या अधार्मिक संस्थान या संगठन के द्वारा किया गया है, संस्थान या संगठन के द्वारा किया गया है, तो उसे शिकायत कहते हैं, तो जब भी कभी आपको लगता है कोई भी एम्प्लॉइज या कोई भी ट्रेनी जिस संस्थान में काम करता है, या एम्प्लॉइज जिस इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं सभी के, ट्रेनीज का, आपका भी इस संस्थान से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप सोचते हैं कि मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है यह संस्थान पूरा करेगा, लेकिन जब वह एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होता, चाहे शिक्षण के प्रति हो, चाहे खाने के मेस के प्रति हो, चाहे फीस के प्रति हो, चाहे दूसरे तरह के सोशल या और इनइक्विटीज हो, तो कोई भी जो एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं होता है,
तो एक मन में भाव उत्पन्न होता है, एक विद्रोह उत्पन्न होता है कि मैं ऐसा चाह रहा था या मैं ऐसा सोच रहा था, वैसा नहीं हुआ, तो वो एक तरह से ग्रीवेंस हो जाता है, तो वो एक ग्रीवेंस हो जाता है। अब आप सुनते होंगे अभी हमने बात किया डिस्टरबेंस या डिससेटिस्फैक्शन। तो डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है? असहमति, एनीथिंग विच डिस्टर्ब, anything which disturb the mind of training, चलो हम ट्रेनिंग से ही केवल रखते हैं, माइंड ऑफ ट्रेनिंग अगेंस्ट इंस्टीट्यूट, is dissatisfaction. Anything which disturb the mind of trainees against institute is known as dissatisfaction. तो कोई भी तथ्य, कोई भी, हिंदी में आप लिख लें, कोई भी तथ्य जो विद्यार्थी के मन में, कोई भी तथ्य जो विद्यार्थी के मन में संस्थान के प्रति अशांति उत्पन्न करे, कोई भी तथ्य जो विद्यार्थी के मन में संस्थान के प्रति अशांति उत्पन्न करे, तो उसे असहमति कहते हैं, तो उसे असहमति कहते हैं। कोई भी तथ्य जो विद्यार्थी के मन में संस्थान के प्रति अशांति उत्पन्न करे, मन को आपको डिस्टर्ब कर दे, तो एक डिससेटिस्फैक्शन या डिसकंटेंटमेंट भी उसे कह सकते हैं, असहमति या असंतुष्टि। अच्छा, डिससेटिस्फैक्शन तो उसे असंतुष्टि कर ले, उसे असंतुष्टि कहते हैं। असंतुष्टि और डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंटमेंट दोनों सेम ही है, चाहे आप असहमति है या फिर आप असंतुष्ट नहीं है, तो दोनों केस में वो एक होता है। अब आता है कंप्लेन। कंप्लेन क्या होता है? when dissatisfaction, when dissatisfaction orally, when dissatisfaction orally, y है लास्ट में, orally or in written, brought to the notice of seniors, then it become complaint. When dissatisfaction orally or in written brought to the notice of senior, then it become complaint. तो complaint शिकायत, यानी जब असहमति को लिखित या मौखिक रूप से, जब असहमति को लिखित या मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है, तो वह शिकायत हो जाती है, तो वह शिकायत हो जाती है, तो वह शिकायत हो जाती है। जब असहमति को मौखिक या लिखित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है, तो वह शिकायत हो जाती है।
तीसरा है ग्रीवेंस, यानी इसे हम कहते हैं विशिष्ट शिकायत। सो when complaint is formally placed in front of competent authority, for redressal, then it become grievance। अब ये आधिकारिक शिकायत हो गई। आधिकारिक शिकायत इसे कहते हैं। शिकायत तो ये भी है, वही शिकायत आपकी है। नहीं, मनवाना तो अलग बात है, वो ऊपर लेवल में, यानी आपके सक्षम अधिकारी के पास, यानी जैसे डायरेक्टर यहाँ सक्षम अधिकारी हैं, इंडस्ट्रीज में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, अलग अलग संगठन में अलग अलग सक्षम अधिकारी होते हैं। तो जब उनके टॉप लेवल पर पहुंच जाए और उसका रिड्रेसल हो, कुछ मतलब उसका कुछ न कुछ निराकरण हो, आपकी बात मान ली जाए या आपको समझा दिया जाए, दोनों तो हो सकता है ना, कि भाई आप ठीक है, हम आपकी बात हम इस समय मान नहीं सकते हैं, लेकिन हम जैसे गवर्नमेंट में होता है कि आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है आपकी बात मान ले, वो मानने योग्य नहीं होगा तब भी ठीक है आपकी बात मान ले जाएगी, वो 4-6 महीना खिंच जाएगा, फिर बीच में बातें होंगी, फिर एजिटेशन होगा। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो सुधर जाता है, वो भी एक ग्रीवेंस। अब आएंगे टाइप ऑफ ग्रीवेंसेज में, तो वो तो आपकी बात सही है, उस केस में तो वो सुधर जाता है। बट इन जनरल टर्म्स में जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जैसे अभी जैसे ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अभी चल रही थी ऑल ओवर इंडिया में, तो उन्होंने कह दिया भाई, आश्वासन दे दिया कि बिना आपसे हम सलाह लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आर्डर तो बन गया, आदेश बन गया अभी, लेकिन प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ, तो ठीक उन्होंने कह दिया कि हम आपसे कंसल्ट करके तब करेंगे। तब ये टल गया 2-4-6 महीने, साल भर, वो अब इलेक्शन के बाद ही अब कुछ होगा उस पर फैसला। तो एक सहमति बन गई, ग्रीवेंस था, वो टॉप लेवल पर गया। तो जब किसी शिकायत को सक्षम अधिकारी के समक्ष, जब किसी शिकायत को सक्षम अधिकारी के समक्ष औपचारिक रूप से, सक्षम अधिकारी के समक्ष औपचारिक रूप से समाधान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, समाधान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे आधिकारिक शिकायत कहते हैं। अब वो शिकायत आपका नहीं हुई, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, उसे आधिकारिक शिकायत कहते हैं। आधिकारिक शिकायत कहते हैं उसे आधिकारिक। तो जब किसी शिकायत को सक्षम अधिकारी के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम आधिकारिक शिकायत कहते हैं। तो यहाँ हम ग्रीवेंसेस को ही सीनियर के लेवल में या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नॉलेज में ऑलरेडी आपकी शिकायत जब आ जाती है, तो उसे हम ग्रीवेंस कहते हैं। क्या बात है, कोई डाउट रह गया? ठीक है, तो ये देखिए, शिकायत जो भी होती है जनरली, ग्रीवेंसेस क्या है, एक जनरल अगर आप देखें तो ग्रीवेंसेस आर द पार्ट ऑफ सम जनरल, इसको आप लिख लें, इसमें जनरल एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस। यानी शिकायत के संदर्भ में सामान्य स्वीकृति, यानी ऐसा माना जाता है। शिकायत के संदर्भ में सामान्य स्वीकृति मतलब ग्रीवेंसेस आर द
part of grievances are the part of institutional or organizational culture. जहां व्यक्ति होंगे तो वहां शिकायत तो होगी कुछ न कुछ। तो ये मान लिया जाता है कि इसकी ग्रीवेंसेस आर दी पार्ट ऑफ PART पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो संस्थान या अच्छा पहले ही लिख लें, ग्रीवेंसेस आर द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो संस्थान या संगठन के कार्य संस्कृति का, संस्थान या संगठन के कार्य संस्कृति का अंग शिकायत होती है। संस्थान या संगठन के कार्य संस्कृति का अंग, संगठन या संस्थान के कार्य संस्कृति का अंग शिकायत होती है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख लें, इट शुड बी ब्रॉट टू द सरफेस it should be brought to the surface for its redressal. It should be brought to the surface for its redressal. It should be brought to the surface for its redressal. यानी इसके समाधान के लिए, इसको सबके सम्मुख लाना आवश्यक होता है। इसके समाधान के लिए इसको सबके सम्मुख लाना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट, इफेक्टिव रिड्रेसल। Effective redressal improve the effectiveness of system. Effective redressal improve the effectiveness of system. Effective redressal of system यानी शिकायत का उचित समाधान संस्थान की प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। शिकायत का उचित समाधान संस्थान की प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। चौथा पॉइंट लिख लें लास्ट, इट इज नॉट पॉसिबल redress completely the all grievances but its intensity can be minimized considerably. Its intensity can be minimized considerably. So, it is not possible to redress completely
the all grievances, but its intensity, SITY, हाँ, intensity can be minimized considerably, यानी सभी शिकायतों का संपूर्ण निराकरण संभव नहीं है। सभी शिकायतों का संपूर्ण निराकरण संभव नहीं है। सभी शिकायतों का संपूर्ण निराकरण संभव नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता को अधिकतर कम किया जा सकता है। तो एक जनरल एक्सेप्टेंस है कि जहां 4 लोग काम करेंगे तो शिकायत तो आएगी। परिवार में भी 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो उनमें भी कुछ शिकायत रहती है। तो ह्यूमन नेचर है, डिफरेंसेस तो होता है। जरूरी नहीं कि सबका ओपिनियन आपसे मिले, नहीं मिल सकता है कभी भी। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन में भी एक शिकायत होती है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या इंस्टीट्यूशनल कल्चर का एक पार्ट है शिकायत। जहां 10-20 इसी में 25-30 स्टाफ हैं तो सबकी ओपिनियन नहीं मिलेगी, ग्रीवेंसेस तो रहेगा ही, सब जगह रहता है। बट जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरफेस पे लाना चाहिए, उस सबके सामने लाएं तो उसका कुछ न कुछ निराकरण तो अवश्य मिलता है, कुछ न कुछ निराकरण आपको आ ही जाता है। जो भी विद्यार्थी के ग्रीवेंसेस, जैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जो विद्यार्थी के ग्रीवेंसेस हैं उसको अगर हम कोशिश करें सॉल्व करने की, तो इससे शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। सभी ग्रीवेंसेस को पूरी तरह आप समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, हाँ उनकी तीव्रता को आप कम कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। चलिए, टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस। कितने प्रकार के ग्रीवेंसेस हम इंस्टीट्यूशनल यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसी से रिलेटेड चलेंगे। इंडस्ट्रीज का तो अलग होता है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग सबके हैं। बट हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूट, यानी ट्रेनीज में ट्रेनीज के क्या ग्रीवेंसेस होते हैं, तो वो है। तो फर्स्ट है एकेडमिक नेचर, यानी शैक्षणिक शिकायत, यानी शिक्षा से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित शैक्षणिक शिकायत। तो इसमें एकेडमिक कंटेंट एंड क्वालिटी, शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी गुणवत्ता। तो आप यहां तो खैर ऑलरेडी पहले से आपको सिलेबस मिल जाता है, बट शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं, उसमें ये शिकायत अक्सर आती है कि ये भी होना चाहिए था, ये भी इंक्लूड होना चाहिए था। शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी गुणवत्ता, शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी गुणवत्ता, क्लास शेड्यूल, क्लास का जो आपका यानी शिक्षण का कार्यक्रम कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, मतलब प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है। तो शिक्षण का कार्यक्रम, कोर्स कंटेंट। अब आपका कोर्स कंटेंट तो 1 साल का है। कोर्स कंटेंट यानी आपके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, कोर्स कंटेंट यानी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो आपका तो 1 साल का कोर्स है, ऑलरेडी वो डिजाइंड होता है, सब कुछ है। बट जहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेस 1 वीक 2 वीक या 1 महीने के चलते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंस्टेंट डिजाइन किया जाता है। तो उसमें ये शिकायत अक्सर आती है कि कम है, ज़्यादा है, समय कम है, या कंटेंट कम है, या कंटेंट ज़्यादा है उसके अनुसार समय कम है। तो वो सब शिकायतें इसमें आती हैं, कोर्स कंटेंट के केसेस में आती हैं। चौथा नहीं ये तो ये सॉरी ये इसका पार्ट है, ABCD मैंने ये पहले किया था, यहाँ 2 कर दिया।
तो ये तो पहला है, मेन है, एकेडमी के अंतर्गत ये है, ये एकेडमी के अंतर्गत है, एकेडमी के अंतर्गत ये है, सब कुछ है आपका। को करिकुलर एक्टिविटीज। अब को करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे आपका डिबेट है, सेमिनार है, गेस्ट फैकल्टी है, तो इनसे संबंधित कोई शिकायत है तो यानी पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली क्रियाएं, पाठ्यक्रम को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली क्रियाएं, पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली क्रियाएं तो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, यानी जो आपके पाठ्यक्रम के साथ चले तो उसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे डिबेट है, डिस्कशन है, गेस्ट फैकल्टी है, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो इन सबको हम यानी जो आपके शिक्षण से संबंधित है उसे को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। और शिक्षण से हट के है, जैसे आपका स्पोर्ट मीट कोई हो गया है, कोई विजिट है, या कोई संदेश प्रसारण हो रहा है, जैसे आप देखते हैं उस दिन गए थे आपके यहाँ कोई आ रहा है, तो वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज, ये आपका ABCD यानी इसी का चौथा पार्ट, पांचवा इसी का, इसी में पांचवा आप है इशू रिलेटेड टू स्टूडेंट प्रोग्रेस, such as internal assessment, and shortage of अटेंडेंस। ये अक्सर इशू आता है लास्ट में जब एग्जाम होने लगता है, पोर्टल पे प्रॉब्लम आती है, ये अक्सर होता है। तो इशू रिलेटेड टू द स्टूडेंट प्रोग्रेस यानी विद्यार्थियों के प्रगति से संबंधित समस्याएं, विद्यार्थियों के प्रगति से संबंधित समस्याएं, विद्यार्थियों के प्रगति से संबंधित समस्याएं, जैसे आंतरिक मूल्यांकन और उपस्थिति में कमी, जैसे आंतरिक मूल्यांकन तथा उपस्थिति में कमी, आंतरिक मूल्यांकन तथा उपस्थिति में कमी। चलिए इसी में एक पॉइंट और लिख लें, इसी का छठवां है, पहले का ही छठवां, inadequacy or lack of learning resources, inadequacy or lack of learning resources, such as, जहां जरूरत है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यहां जरूरत नहीं है बट किसी इंस्टीट्यूट में होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, बिल्कुल सही, हाँ, फैसिलिटीज, बुक, जर्नल्स और टेक्निकल टूल्स, इक्विपमेंट, IT लैब
और भी बहुत हो सकता है इसमें जो भी है। तो ये सब जो है इसमें इनएडिक्वेसी और लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस, यानी हो गया पहले, तो इसमें लिख लें सीखने के संसाधनों की, सीखने के संसाधनों की कमी या अपर्याप्तता, सीखने के संसाधनों की कमी या अपर्याप्तता, या तो बिल्कुल नहीं है या है तो कम है। सीखने के संसाधनों में कमी या अपर्याप्तता, जैसे जैसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिचालन व्यवस्था, और रिक्रिएशनल मनोरंजन व्यवस्था, मनोरंजन की सुविधा, परिचालन की व्यवस्था ना लिखे, परिचालन की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा। कमी तो ऊपर आपने लिख दिया है, तो जैसे परिचालन की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, किताब और जनरल की सुविधा, किताब और जनरल्स की हिंदी क्या होगी? मैगजीन, हाँ, बट उसकी हिंदी क्या होगी? वो तो पत्रिका, हाँ पत्रिका लिख लें आप। तो किताब और पत्रिकाएं, तकनीकी उपकरण तथा औजार, और सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी लैब यानी सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, तो ये कमियां हैं। और कोई आपके तरफ से अगर है तो उसको भी ऐड कर देंगे। मेरे तरफ से तो इतना मैंने लिखा है, अब आपकी तरफ से अगर कोई हो तो उसको भी ऐड कर देंगे इसमें। हाँ उसमें, बट नहीं कोई अलग से पॉइंट हो तो उसको हम ऐड कर लेंगे शैक्षणिक में अगर कुछ कमियां हैं। नहीं तो जैसे इसमें आप टूल्स इक्विपमेंट में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो वो तो हो ही गया, सब आ गया उसमें। चले, हाँ, तो इससे आपकी जो कंप्लेंट हो सकती है वो हो सकती है। तो ये तो शैक्षणिक में हो गया कि रिलेटेड टू दी एजुकेशन या शिक्षा से संबंधी है। दूसरा है ग्रीवेंसेस अगेंस्ट फैकल्टी। आप ही शिकायत कर रहे हो कि 3 महीने से बोर कर रहे हैं, इनको हटाओ यार, कितने दिन और चलेंगे। तो अरे नहीं भाई, चलिए। तो किसी भी इसमें आप पहला होता है, कोई रेगुलर के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल गेस्ट फैकल्टी के लिए। कंडक्ट ऑफ फैकल्टी इन क्लास, मेन चीज ये होता है कंडक्ट ऑफ फैकल्टी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार बहुत सख्त है, डांट देता है, वार्निंग दे देते हैं, तो ये सब एक व्यवहार के अगेंस्ट आप शिकायत कर सकते हैं। तो कक्षा में शिक्षक का व्यवहार पहला। दूसरा आप कह सकते हैं कि रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, समय पर आते नहीं हैं और आते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। समयबद्धता और निरंतरता, ये तो आईटीआई में अक्सर शिकायत होती है। आईटीआई में तो अक्सर ये शिकायत है कि एक तो आते नहीं, अगर आए तो भी 10 मिनट में ही फिर चले जाते हैं। समयबद्धता और निरंतरता, समयबद्धता और निरंतरता। और कोई शिकायत? चलिए, नहीं है तो फिर एनी अदर ग्रीवेंस, एनी अदर टाइप। एनी अदर टाइप। चलिए, वो इसमें आ जाएगा, एनी अदर टाइप ग्रीवेंसेस में सब आ जाएगा, और जितना आप कह रहे हैं वो सब इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो एनी अदर टाइप ग्रीवेंसेस यानी किसी और दूसरे प्रकार की शिकायत जो फैकल्टी के प्रति आपको हो, जो मन में हो, वो सब फैकल्टी से आप कह दीजिए।
तो यानी अदर टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस, तो कोई और ग्रीवेंसेस है वो सब इसमें आ जाएगा। तीसरा आपका समर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। यहाँ तो नहीं होता है, बट दूसरे इंस्टीट्यूट में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है समर इंटर्नशिप, यानी गर्मी के छुट्टियों में जो प्रशिक्षण होता है उसे समर इंटर्नशिप कहते हैं, समर ट्रेनिंग या समर इंटर्नशिप उसे कहते हैं। और प्लेसमेंट तो जो नौकरी के लिए जो होते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं इर्रेगुलरिटी और पार्शियलिटी in selecting the trainees, for summer internship। और दूसरा है नॉन the rules are not followed during प्लेसमेंट ड्राइव। हाँ जी, और कुछ बोल रहे थे आप? ये थर्ड पार्ट है, हाँ ये तीसरा पार्ट है, सॉरी, हाँ ये तीसरा पार्ट है ग्रीवेंसेस का, ये तीसरा पार्ट है समर इंटर्नशिप, यानी ग्रीवेंसेस अगेन वो तो रहेगा ही, ग्रीवेंसेस अगेन समर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। तो इसमें दोनों उसी का है, इरेगुलरिटीज और पार्शियलिटी इन सेलेक्टिंग द ट्रेनीज फॉर समर इंटर्नशिप, यानी गर्मी की छुट्टियों में होने वाले प्रशिक्षण के लिए, गर्मी की छुट्टियों में होने वाले प्रशिक्षण में, गर्मी की छुट्टियों में होने वाले प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों के चयन में अनियमितता या पक्षपात। दूसरा में आप लिख लें कि नौकरी प्रदान करने के लिए चलाए गए अभियान में, नौकरी प्रदान करने के लिए चलाए गए अभियान में नियमों का पालन नहीं करना, नौकरी प्रदान करने के लिए चलाए गए अभियान में नियमों का पालन नहीं करना, हाँ नौकरी दिलाने के लिए चलाए गए अभियान में नियमों का पालन नहीं करना। तो बस इसमें तो दो ही है, और भी आपके हिसाब से कुछ आए तो कर लें। चौथा नॉन एकेडमिक नेचर, नॉन एकेडमिक नेचर यानी जो इससे नहीं है, आपके उससे संबंधित नहीं है, वो नॉन एकेडमिक नेचर में आते हैं। जो इससे इनएडिक्वेसी ऑफ, तो पहला इसमें आप लिख लें इनएडिक्वेसी ऑफ फैसिलिटीज related to hostel and classroom, inadequacy of facilities
inadequacy of facilities related to hostel and classroom। तो कक्षा और छात्रावास से, कक्षा और छात्रावास में सुविधाओं की कमी, कक्षा और छात्रावास में सुविधाओं की कमी। दूसरा मेन पॉइंट आपका जो चल ही रहा है, क्वालिटी ऑफ फूड इन मेस। तो ये मेन है आपका पॉइंट। तो क्वालिटी ऑफ फूड इन द मेस, तो मेस में भोजन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फूड इन द मेस। तीसरा है, यहां पे नहीं पर और जगह होता है, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड। यानी यहां पे तो नहीं, और इंस्टीट्यूट में मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट में और उसमें है, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग कैटेगरीज के, SC ST या माइनॉरिटीज के लिए जो मिलती है फाइनेंशियल एड, तो वो है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एड। यानी विद्यार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, वो समय पे नहीं आ रही है या रुक गई है या कोई प्रॉब्लम है उसमें, विद्यार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता। और स्टूडेंट ट्रैवल कंसेशन, यहां पर अप्लीकेबल नहीं, बट जहां होता है तो यात्रा रियायत। यात्रा रियायत मतलब विद्यार्थियों के लिए यात्रा में सुविधा, विद्यार्थियों के लिए यात्रा में सुविधा। कहीं अगर जाना है तो उसमें एक पास बनता था, पहले हमारे यहाँ भी था, हम जब भेजते थे तो 25% किराया कम लगता था रेलवे में। तो स्टूडेंट्स ट्रेवल कंसेशन अब भी होगा, बट कोई अब जाता नहीं है। ITI में भी बनता है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट हॉलीडे और वो होते उसमें वो मिलता है। या कहीं आप जैसे किसी उसमें हम विजिट में भेज रहे हैं दूर कहीं, तो उसके लिए जब जाते हैं या कहीं टूर पे बाहर जाना हो तो रेलवे से जाना पड़े, तो उसके लिए वो एक पास बनता था। रेलवे तो देता है अपना, वो तो उनका है रूल, बट इंस्टीट्यूट की तरफ से भी होता है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट है उनको एक फैसिलिटी दी गई थी, अब पता नहीं अब क्या। FTI में है, बिल्कुल होगा, है फैसिलिटी तो गवर्नमेंट का पहले से है। अब कहाँ टूर कहाँ जाते हैं आप, टूर जाएंगे तो इन अगल बगल, या नहीं जाएंगे एक साल में, कहाँ इतना समय नहीं होता है टूर आने जाने के लिए, तो वो होता ही नहीं है। तो आइडेंटिटी कार्ड प्रॉब्लम, आइडेंटिटी कार्ड प्रॉब्लम यानी पहचान पत्र की जो समस्या, नहीं मिलता है या नहीं दिया जाता है समय पे, तो उससे भी शिकायतें होती हैं। और हाँ, लोग ये शिकायत है देना चाहिए, सभी है, सभी विद्यार्थियों का आई कार्ड बनना चाहिए कि आपको पता हो कि भाई कहीं, हाँ ID तो होना चाहिए। कहीं आप बाहर चले जाएं, कहीं कहीं पे भी चले जाएं तो ID तो पूछेंगे भाई कहाँ हो आप, पुलिस वाला ही मान लो रोक दिया आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो हम तो पहले देते थे, अभी पता नहीं खैर क्या है, अब तो मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक नहीं है कहना। बट पहले हम सभी एक विथिन ए मंथ और 2 महीने, जैसे 1-2 महीने में, और एक हमने यहीं पर एक हायर किया था, आके फोटो खींच के और बना के सबको दे देता था। तो अब ठीक है जो भी है। तो लास्ट पॉइंट लिख लें, हाइजीन ऑफ हॉस्टल, मेस एंड hygiene of hostel, mess and technical area. Hygiene of hostel, mess and technical area. तो मेस, हॉस्टल
तकनीकी संस्थान या तकनीकी यानी कार्यस्थल, मेस, हॉस्टल और कार्यस्थल की स्वच्छता। अब वो भी आते हैं आगे भी और है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी तो रहेगा उसमें, प्रॉब्लम्स विथ एक्स्ट्रा करिकुलर। हॉस्टल, मेस और कार्यस्थल, कार्यस्थल की स्वच्छता, कार्यस्थल की स्वच्छता, तो ये सब उसका पार्ट है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल मैटर। हाँ, अगला ये है फाइनेंशियल मैटर, पांचवा छठवां जो भी है, पांचवा है। तो इसमें आप लिख ले फीस एंड ड्यूज, शुल्क और अन्य देय। ड्यूज यानी कुछ और ड्यू हो, लाइब्रेरी का या दूसरा जो होता है अनेक प्रकार के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या कॉलेजों में बहुत कुछ होता है। हाँ, तो फीस एंड ड्यूज, तो फीस और अन्य ड्यूज। दूसरा होता है फीस कंसेशन, फीस कंसेशन। तीसरा होता है स्टाइपेंड, और चौथा है रिफंड ऑफ एनी काइंड। इसमें आप स्टाइपेंड के साथ वो स्कॉलरशिप भी जोड़ सकते हैं, यानी कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स आपके हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। फाइनेंशियल मैटर में है फीस और ड्यूज, यानी आपके जो शुल्क होता है, शैक्षणिक शुल्क या उसके साथ जो अन्य देय शुल्क हैं, और फीस कंसेशन, अगर फीस में कुछ आंशिक आपको लाभ दिया गया है तो वो नहीं मिल रहा है तो फीस का आंशिक लाभ। स्टाइपेंड यानी किसी तरह का स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है या स्कॉलरशिप दी जाती है तो वो लाभ आपको नहीं मिल रहा है। रिफंड ऑफ एनी काइंड, आपने कुछ पैसे जमा ज़्यादा कर दिए हैं, अब वो गवर्नमेंट से आपको या फाइनेंस डिपार्टमेंट से वापस लेना, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक ग्रीवेंसेस हो जाता है। हो गया, चलिए अदर एक्टिविटीज। अब अदर एक्टिविटीज में जो आप बोल रहे थे वो पहले ही आएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो अन्य प्रकार के क्रियाकलाप, उसमें जैसे स्पोर्ट मीट होता है और दूसरे खेल कूद के लिए होते हैं या वो होते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसी का ये पार्ट है। बट ये है इंडस्ट्रियल विजिट्स, यानी उद्योगों का भ्रमण करना। इंडस्ट्रियल विजिट, उद्योगों का भ्रमण करना, जहां आप उद्योगों के लिए आते जाते हैं। और तीसरा इसमें अरेंजिंग स्पेशल लेक्चर फ्रॉम experts of different field, arranging lecture from the experts of different field, यानी अनेक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विशेष कक्षा का आयोजन। अनेक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विशेष कक्षा का आयोजन। अनेक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा
विशेष कक्षा का आयोजन। और कुछ इसमें तो जो भी और एक्टिविटीज हैं वो सब इसमें आ जाएंगे अदर एक्टिविटीज में। चलिए, अब एग्जामिनेशन मेन तो आपका रह गया। अगला पॉइंट 5वां है, 6वां है, 7वां हो गया। चलिए कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन, इसमें भी काफी प्रॉब्लम आती है। एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम, पूरक परीक्षा के लिए नामांकन। रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी पूरक परीक्षा के लिए नामांकन, पूरक परीक्षा के लिए नामांकन। दूसरा है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, जो टीटी सेल में या सीआईटीएस सेल में रखा जाता है, कभी आवश्यकता होती है तो ये रिकॉर्ड अगर आप चाहेंगे तो मिल सकता है कि आपने यहाँ ट्रेनिंग किया था। तो विद्यार्थियों का अभिलेख, विद्यार्थियों का अभिलेख जो रखा जाता है उसमें कुछ कमी है या सही से आपका नाम नहीं है, आपके फादर का नाम नहीं है, मदर का नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत हो गई है, तो उस सब में कुछ है शिकायत तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। तीसरा है क्लास एग्जाम, क्लास एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम। कक्षा की परीक्षा और वार्षिक परीक्षा या अंतिम परीक्षा। कक्षा की परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, कक्षा की परीक्षा और वार्षिक की परीक्षा। इवैल्यूएशन ऑफ मार्क एंड ग्रेडिंग, अंकों का मूल्यांकन और ग्रेड बनाने में कोई कमी रह गई है, आपको शिकायत है कि मुझे कम मार्क्स मिला है, तो उसमें इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स एंड ग्रेडिंग यानी अंकों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग बनाना, अंकों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग बनाना। इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट इन टाइम, समय पर सर्टिफिकेट का वितरण या समय पर सर्टिफिकेट को प्रदान करना, समय पर प्रमाण को प्रदान करना, प्रमाण पत्र, समय पर प्रमाण पत्र को प्रदान करना, समय पर प्रमाण पत्र को प्रदान करना। तो जो भी पास हो गए हैं उनको समय पर प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट 7वां या 8वां जो भी है, स्टूडेंट पहला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों में झगड़ा हो जाए यानी कलह हो जाए, तो विद्यार्थियों की कलह वो जब खुद नहीं सॉल्व होती है, ऊपर तक जाती है, तो फिर वो ग्रीवेंस बन जाती है, विद्यार्थियों की कलह। दूसरा इंटर इंस्टीट्यूट कॉन्फ्लिक्ट यानी दो संस्थानों के बीच में आपसी कलह। दो संस्थान के विद्यार्थी, अक्सर आपने देखा है झगड़ा हो ही जाता है, तो दो संस्थानों के बीच आपसी कलह, दो संस्थानों के विद्यार्थियों के बीच आपसी कलह, दो संस्थानों के विद्यार्थियों के बीच आपसी कलह। और इंट्रा इंस्टीट्यूट कॉन्फ्लिक्ट
इंटर का मतलब होता है दो के बीच, इंट्रा का मतलब उसी संस्थान में दो ट्रेड के बीच में हो जाए, संस्थान में दो व्यवसायों के मध्य, किसी संस्थान में दो व्यवसायों के विद्यार्थियों के मध्य, संस्थान में दो व्यवसायों के विद्यार्थियों के मध्य कलह, संस्थान में दो व्यवसायों के विद्यार्थियों के मध्य कलह, दो व्यवसायों के विद्यार्थियों के मध्य कलह। हो गया। चलिए अब लास्ट आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स अगर कुछ शिकायत कर रहे हैं तो रिलेटेड टू ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द पेरेंट्स, यानी अपने विद्यार्थी के बारे में या अपने वार्ड्स के बारे में उनकी शिकायत होगी। बट वो पेरेंट्स कभी कभी आते हैं कि हमारे वार्ड के साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है या उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है या किसी तरह का कोई उनको प्रताड़ना हो रही है, तो उसके लिए वो शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें पहला होता है दी एक्शन ऑफ एनी स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी causing harassment to his ward. So action of any student, staff or faculty causing harassment to his ward. किसी विद्यार्थी कर्मचारी या शिक्षक के कार्य के कारण उनके पुत्र या पुत्री का उत्पीड़न हो रहा है। वार्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? चलो, पुत्र और पुत्री का उत्पीड़न हो रहा, लिख लीजिए। वार्ड्स में दोनों आ जाते हैं, पुत्र और पुत्री का, गार्जियंस भी इसमें आ जाते हैं। पुत्र और पुत्री का उत्पीड़न हो रहा है, तो किसी विद्यार्थी के कारण, किसी स्टाफ के कारण या किसी शिक्षक के कारण उन्हें लगता है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे जो वार्ड्स हैं या हमारा जो बेटा है या बेटी है, जो भी है, उसको हरास किया जा रहा है, उसको दंडित किया जा रहा है, उत्पीड़ित। दूसरा है the harassment regarding not providing access to the facilities of the institute, harassment regarding not providing access to facilities of institute, संस्थान की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, संस्थान की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसका उत्पीड़न हो रहा है। संस्थान की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसका उत्पीड़न हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिख लें, डिमांड ऑफ, एक्चुअली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही होता है, डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा फीस नॉट कवर्ड under government rule, demand of extra fees not covered under government rule। तो नियम के विरुद्ध
अधिक शुल्क की मांग करना, नियम के विरुद्ध अधिक शुल्क की मांग करना, नियम के विरुद्ध अधिक शुल्क की मांग करना, नियम के विरुद्ध अधिक शुल्क की मांग करना, पेमेंट ऑफ रिफंड, स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप इज पेंडिंग। यानी कोई भी जो आर्थिक लाभ जो विद्यार्थी को मिलना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। उसमें आर्थिक लाभ में सभी आ जाता है, रिफंड है, स्टाइपेंड है, स्कॉलरशिप है, जो वापस मिलना चाहिए विद्यार्थी को वो नहीं दिया जा रहा है। द पेंडिंग ऑफ, तो आर्थिक लाभ जो विद्यार्थी को मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। harassment based on caste, creed or gender discrimination। जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर उत्पीड़न, जाति, धर्म या क्रीड का मतलब होता है समुदाय, तो एक तरह से धर्म ही हो जाता है। तो जाति, धर्म और जेंडर के नाम पर उत्पीड़न। हाँ, ये पेरेंट्स इसको लगाना भाई, निकल गया। पैर से दब गया एक्चुअली। और लास्ट इसमें बस लिख दें, द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग initiated against his ward। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट हिज वार्ड, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध शुरू किया गया है। उसके का मतलब वार्ड हो गया। अब बार बार बेटा बेटी से अच्छा है बच्चा आप लिख लें। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध शुरू किया गया है। तो संस्थान में अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किसी वार्ड के अगेंस्ट है तो बट नेचुरल पेरेंट्स तो आते ही हैं। तो ये कुछ हैं जो काजेज होते हैं कि जिसपे ग्रीवेंस हो जाता है। तो और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, बट ये स्पेशली जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है या NSTI है, जो भी इंजीनियरिंग जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट मोस्टली हैं, उनके क्या ग्रीवेंसेज हैं उस आधार पर ही बनाया गया है। तो और भी बहुत से हो सकते हैं, वो ठीक है। अब हम आते हैं ग्रीवेंसेज है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि सभी इंस्टीट्यूट में एक ग्रीवेंस सेल होता है। शिकायत निवारण कक्ष या शिकायत कक्ष भी उसे कह सकते हैं आप। तो शिकायत निवारण कक्ष एक्चुअली होता है ग्रीवेंस सेल। तो ग्रीवेंस सेल क्या होता है? इन ऑल इंस्टीट्यूट
ग्रीवेंस सेल आर formed under the direct control of competent authority. In all institute, grievance cell are formed under the direct control of competent authority. Under the direct control of competent authority. सभी संस्थानों में सक्षम अधिकारी के नियंत्रण में, सभी संस्थानों में सक्षम अधिकारी के नियंत्रण में शिकायत निवारण कक्ष बनाया जाता है। शिकायत निवारण कक्ष बनाया जाता है। शिकायत निवारण कक्ष बनाया जाता है। आगे आप लिख लें, द फंक्शन ऑफ दिस सेल is to look into the grievances of trainees and judge their validity. The function of this cell is to look into the grievances of trainees and judge their validity. तो इस निवारण सेल, या लिख लें आप इस, या निवारण सेल का निवारण सेल का कार्य विद्यार्थियों की शिकायतों विद्यार्थियों की शिकायतों का अवलोकन करके, निवारण सेल का कार्य विद्यार्थियों की शिकायतों का अवलोकन करके की उसकी प्रामाणिकता पर निर्णय लेना होता है। उसकी प्रामाणिकता पर निर्णय लेना होता है। तो ग्रीवेंस सेल में कोई भी स्टूडेंट्स, ये तो ग्रीवेंस सेल का काम है, बट ग्रीवेंस सेल में कोई भी स्टूडेंट पर्सनली जाके शिकायत कर सकता है। वो शिकायत ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, या कोई स्टूडेंट अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर के थ्रू भी जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली नहीं जाना चाहता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में एक शिकायत पेटी होती है, शिकायत और सजेशन पेटी जिसे हम कहते हैं, शिकायत और सुझाव एक पेटी होती है, पट होता है, उसमें आप अपनी शिकायत को या सुझाव को वहां भी डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका आजकल है कि जो भी कंसर्न सेल का इंचार्ज होगा उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट में जगह जगह पर वो लगा रहता है या सेल के बाहर लगा रहता है, तो आप ईमेल से या व्हाट्सएप के द्वारा भी अपनी शिकायत को इंचार्ज को भेज सकते हैं। तो उसका तो पहला काम यही होता है कि उससे जो भी शिकायत आती है वो प्रमाणिक है, जिनून है, इस पर एक्शन लेना है या नहीं है वो डिसाइड करना है, और वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से के समक्ष रखते हैं कि ये ऐसी है और लगता है ये जिनून है, ये शिकायत आई है, तो इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ग्रीवेंस सेल का मेन ऑब्जेक्टिव, या इंस्टीट्यूट का भी, किसी भी इंस्टीट्यूट का
इंक्लूडिंग द ग्रीवेंस सेल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सॉल्विंग द ग्रीवेंसेस, कि ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना है या इंस्टीट्यूट में ग्रीवेंस न हो। ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों की जो शिकायत है वो पहले से हम समझ जाएं कि क्या शिकायत हो सकती है, शिक्षण से संबंधी या हॉस्टल से संबंधी, मेस से संबंधी, ट्रांसपोर्टेशन से, मेडिकल से या दूसरी फैसिलिटी से संबंधित जो भी शिकायत लाइकली टू कम आगे आ सकती हैं, तो उसको पहले से भी उसमें सुधार किया जाए। ये भी ग्रीवेंस सेल का कार्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीवेंस सेल क्या होता है, इस पे हम थोड़ा आते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में भी आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीवेंस सेल, तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेनिंग हार्मोनियस एजुकेशनल environment in the institute, maintaining harmonious educational environment in the institute, which is free from strife, STRIFE, strife of any kind। तो मुख्य कार्य तो यही इनका होता है कि मेंटेनिंग हार्मोनियस एजुकेशनल इन्वायरमेंट इन द इंस्टीट्यूट विच इज फ्री फ्रॉम स्ट्राइफ ऑफ एनी काइंड। तो संस्थान में, हिंदी में आप लिख लें, संस्थान में कलह मुक्त, स्ट्राइफ यानी कलह, विरोध, असहमति सब स्ट्राइफ में आ जाता है। तो संस्थान में कलह मुक्त शैक्षणिक परिवेश के लिए, संस्थान में कलह मुक्त शैक्षणिक परिवेश के लिए समरसता युक्त हार्मोनियस, समरसता युक्त वातावरण बनाए रखना। संस्थान में कलह मुक्त शिक्षण के लिए समरसता युक्त वातावरण बनाए रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, मिटा दें इसको। दूसरा, अपहोल्ड द dignity of the institute, uphold the dignity of institute by promoting cordial relation between student and staff। Uphold the dignity of institute by promoting cordial relation between, n छूट गया, n लिख लें यहाँ, between student and staff, यानी विद्यार्थी और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर, विद्यार्थी और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर संस्थान की गरिमा को बनाए रखना। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर संस्थान की गरिमा को बनाए रखना, संस्थान की गरिमा को बनाए रखना। तीसरा, डेवलप रिस्पॉन्सिव
responsive and accountable, develop responsive and accountable attitude among all stakeholder of institute. Develop responsive and accountable attitude among all stakeholder of the institute. तो संस्थान के सभी हितधारकों, यानी जो भी स्टाफ है, फैकल्टी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी जुड़े हैं, सभी उनके हितधारक कहते हैं। तो संस्थान के सभी हितधारकों के व्यवहार में जवाबदेही और अनुकूल प्रतिक्रिया, संस्थान के सभी हितधारकों के व्यवहार में जवाबदेही और अनुकूल प्रतिक्रिया के भाव का विकास करना, अनुकूल प्रतिक्रिया के भाव का विकास करना। चौथा पॉइंट लिख लें, इंश्योर दैट trainees freely and frankly explain their grievances without fear of being victimized। ये बहुत जरूरी है। एक ग्रीवेंस सेल का मेन काम तो यही होता है, इंश्योर दैट ट्रेनीज फ्रीली एंड फ्रैंकली एक्सप्लेन देयर ग्रीवेंसेस विदाउट फियर ऑफ बीइंग विक्टिमाइज, यानी यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से बिना किसी दंड के भय से अपनी शिकायत को प्रस्तुत करे, यानी विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए कि उसने शिकायत कर दिया तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन और ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए पांचवा पॉइंट इसमें आप लिख लें, दी ट्रेनीज, ये भी जरूरी है सभी के लिए। द ट्रेनीज शुड बी एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट the right and dignity of other trainees. Respect the right and dignity of other trainees. विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के अधिकार और सम्मान का आदर करे।
विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के अधिकार व सम्मान का आदर करे, यह सलाह उन्हें देना, यह सलाह उन्हें देना, यह सलाह उन्हें देना। अगला पॉइंट लिख ले, द ट्रेनीज शुड नॉट incite any student against staff or faculty. So trainees, the trainees should not कर दें यहाँ, सॉरी, should not incite any student against staff or faculty, यानी किसी विद्यार्थी किसी स्टाफ यानी किसी कर्मचारी या शिक्षक के प्रति विद्यार्थी किसी कर्मचारी या शिक्षक के प्रति दुर्भावना का व्यवहार न करे, दुर्भावना का भाव न रखे, दुर्भावना का भाव न रखे, यानी कलह, इंसाइट यानी कलह, कुछ अलग कहना, विरोध में कहना, दुर्भावना का भाव न रखे। ठीक है, कोई तो कभी कभी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को बोलता है कि उसके अगेंस्ट बोल दो, खुद नहीं बोलेगा लेकिन दूसरे को कहेगा यार वो जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट बोल दे, या वो जो टीचर है उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो, कुछ कह दो, तो दूसरे को एक्साइट करते हैं कि तुम ही कह दो, मैं नहीं कह रहा हूं तो तुम कह दो। हाँ, अंतरकलह तो खैर एक बात अलग होती है, लेकिन दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोलना, अंतरकलह तो आपका अपना होता है, लेकिन अब आप जब दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, यानी हम दूसरे को प्रेरित करते हैं, यार बोल दो यार कुछ उसके अगेंस्ट में, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को प्रेरित करते हैं कि यार उकसाना, एक तरह से बिल्कुल सही, वो दूसरे को उकसाना। अगला पॉइंट लिख ले, द फैकल्टी मेंबर, द फैकल्टी शुड बी affectionate with trainees and do not behave in vindicative manner, citing any previous example। ये अक्सर होता है बट अवॉइड करना चाहिए कि किसी विद्यार्थी ने पूर्व में ऐसा किया था या पिछले क्लास में ऐसा बोल दिया था, तो अब उसके अगेंस्ट में हम वही पूर्वाग्रह लेके हम उसके अगेंस्ट में अच्छा व्यवहार न करें, तो शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए। शिक्षक को ही एक ग्रीवेंस सेल का काम है कि हर शिक्षक को एडवाइस करे। तो किसी भी विद्यार्थी के प्रति पूर्वाग्रह का भाव, किसी भी विद्यार्थी के प्रति पूर्वाग्रह का भाव न रखते हुए, किसी भी विद्यार्थी के प्रति पूर्वाग्रह का भाव न रखते हुए उसके साथ अपनत्व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, उसके साथ अपनत्व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। चलिए, ये तो आप
जानते हैं हर जगह है। ये अगला पॉइंट है, नहीं अगला पॉइंट है ये तो हर जगह देखें, यहां नहीं बट अलग इंस्टीट्यूट में लिखा रहता है हर जगह कि रैगिंग, किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। किसी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है, चाहे वो किसी प्रकार से आप उस पूछें या कुछ करें, तो किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया हर शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिबंधित है। तो रैगिंग किसी भी प्रकार की हो वो प्रतिबंधित रहती है, रैगिंग नहीं करना है। किसी भी तरह की रैगिंग नहीं होना चाहिए। द रैगिंग ऑफ एनी काइंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी पूर्णतया प्रतिबंधित है। किसी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। लास्ट पॉइंट इसमें आप लिख ले, द ग्रीवेंस हैंडलिंग procedure, the grievance handling procedure must remain confidential। ये भी ग्रीवेंस सेल का काम होता है कि उसकी गोपनीयता बनाए रखें। द ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, यानी शिकायत निवारण प्रक्रिया का, शिकायत निवारण प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रक्रिया को पूर्णतया, शिकायत निवारण प्रक्रिया को, शिकायत निवारण प्रक्रिया की गोपनीयता, शिकायत निवारण प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखें। यानी क्या आप पूछ रहे हैं, विटनेस से क्या पूछ रहे हैं, प्रोसिक्यूटर से क्या पूछ रहे हैं, या कंप्लेनेंट से क्या पूछ रहे हैं, तो इन सबको आप एक कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, उसका प्रचार या प्रसार नहीं करना होता। और इस रिकॉर्ड्स को, जो एक सीरियस लेवल के ग्रीवेंसेस होते हैं, इस सभी रिकॉर्ड को 1 साल तक बना के रखना होता है। इस रिकॉर्ड को, एक ग्रीवेंस सेल का ये भी काम है, लिख दे, द रिकॉर्ड्स मस्ट बी preserved for 1 year। Records of grievance handling, records of grievance handling must be preserved for 1 year। आज हम सोच रहे थे खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, अभी लास्ट वाला एक रह गया इसका। रिकॉर्ड ऑफ ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर 1 ईयर, यानी जो शिकायत निवारण प्रक्रिया का अभिलेख, शिकायत निवारण प्रक्रिया का अभिलेख 1 साल तक के लिए, शिकायत निवारण प्रक्रिया का अभिलेख 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है। 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखा, उसके बाद भी स्टोर रहता है, बट 1 साल के बीच में कोई भी पूछ सकता है उसको कि आपने क्या किया था, या वो आगे हायर अपील कर सकता है। तो ये है। अब इसमें लास्ट पॉइंट आपका रह गया, हाउ टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस। तो ग्रीवेंसेस सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। चलिए 5 मिनट बस मैं आपको लेता हूं, फिर कल हम इसको फाइनल डिस्कस करके खत्म करेंगे। एक होता है इनफॉर्मल और दूसरा होता है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल वो तरीका है कि जैसे 2 विद्यार्थियों में हो गया तो उनके में सुलह करा दो, या कोई आपका ग्रीवेंसेज है, हॉस्टल का ही है, कोई भी है, तो आप अपने इंचार्ज के पास जाते हैं, जो भी आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर है, या उससे पहले जो आपके ट्रेड इंचार्ज हैं, उनके पास आप जाते हैं और मिल बैठ के उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई लिखित नहीं होता है, यानी कंप्लेंट अवस्था पर होता है। रिटर्न आप कंप्लेंट देते हैं, वो भी आपके
अगर इंचार्ज लेवल तक होता है तो वो इनफॉर्मल ही कहा जाता है। दूसरा होता है फॉर्मल, कि अगर वहां नहीं सुलझा तब वो ग्रीवेंस सेल में जाएगा, और ग्रीवेंस सेल में फिर उसमें 3 स्टेप में वो कार्य होता है यानी आपका जो ग्रीवेंस है वो 3 स्टेप में सुलझाया जाता है। पहला स्टेप में अगर नहीं होगा तो दूसरे स्टेप में, फिर तीसरा स्टेप डायरेक्टर का होता है कि डायरेक्टर लेवल पे। और कोई ऐसा ग्रीवेंस है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए, जैसे आपका मैंने एक दिन बताया था कि अगर आप एग्जाम में 3 चांस में फेल हो गए तो चौथा और 5वां चांस नहीं मिलेगा, या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का है, या ट्रेनिंग से कोई ऐसा है कि जो भी पूरे के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिज उसमें अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ग्रीवेंसेस को हेडक्वार्टर भेजा जाता है परमिशन के लिए। तो जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं उनके अंदर पावर, और एक कमेटी बना के फिर इसमें वो कोई रूल बनाएंगे कि फ्यूचर में अब ये हम पालन करेंगे, या कोई भी ग्रीवेंस है जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी हेडक्वार्टर भेजा जाता है। और यहाँ भी एक कमेटी बनी है जेंडर स्पेशली, उसमें एक महिला भी होती है और 2 जेंट्स होते हैं, तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक कमेटी बनी हुई है, वो आपको पता नहीं होगा लेकिन होगा, कमेटी है, तो उस कमेटी से आप वो कर सकते हैं। चलिए, हम तो सोच रहे थे आज और कल में ख़त्म हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया।